हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पार्ट 2 रहेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी टाइमलाइन। अब देखो, यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी पास्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्म में आया, कैसे बना। तो यहाँ पे क्या है, कुछ डेट्स हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टूडेंट, आपको ये पक्का पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं 1941 अगस्त में क्या हुआ था। तो यहाँ पे एक चार्टर साइन होता है, अटलांटिक चार्टर के नाम से आप याद रखना। अटलांटिक ओशन तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, अमेरिका है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है, और यहाँ पे क्या है आपका यूरोपियन कंट्रीज है। बीच में क्या है, ये पूरा पानी है, ठीक है ना। तो इसी इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो चार्टर साइन होता है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक चार्टर बोला जाता है, ठीक है। और ये किस किस के बीच में साइन हुआ था, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन एंड डी रूजवेल्ट करके, और एक ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये साइन होता है, यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है। उनका नाम क्या होता है, रूजवेल्ट करके आप याद रख लेना, पूरा नाम नहीं याद होता है तो इनके बीच में क्या है, ये साइन होता है। और ये क्या बातें करते हैं, मतलब इसमें क्या चीजें जो साइन की जाती हैं, तो यही होती है कि भाई किस तरीके से हम एक दूसरे की जो पीस बरकरार रखेंगे दोनों देशों के बीच में, है ना। किस तरीके से लोगों को राइट्स देंगे कि भाई वो अपने पसंद से जो सरकार है उसको चुन सकते हैं, डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर साइन की जाती है। उसके बाद 1942 जनवरी में देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, जो 26 अलाइड नेशन होते हैं ना, जो एक्सिस, देखो यहाँ पे क्या दो ग्रुप होते हैं, एक होता है अलाइड ग्रुप और एक होता है एक्सिस ग्रुप, ठीक है। तो अलाइड ग्रुप में क्या है, आप याद रखना, जैसे यूएस है ना, यूके है, और आपका क्या है, यूएसएसआर है। ये सारे कंट्री जो महाशक्तियां बन के बैठे हुए हैं आज की डेट में, तो ये सारे जो है ये अलाइड ग्रुप में हुआ करते थे। और जो एक्सिस ग्रुप था, जिसमें जर्मनी था, जापान था, तो ये कंट्री जो है ये एक्सिस ग्रुप में आते हैं। तो 26 कंट्रीज जो है ये अलाइड नेशंस होते हैं, मतलब अलाइड ग्रुप में होते हैं। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, अगेंस्ट फाइट करते हैं, किसके अगेंस्ट में, एक्सिस पावर के अगेंस्ट में फाइट करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, जैसे एक यहाँ पे मीटिंग होती है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से भाई वॉर को किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसके ऊपर मतलब अटैक किया जाए, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, 1942 में ही यहाँ पे एक चार्टर साइन किया जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, की हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में मतलब वो कंट्रीज को यूनाइट करके रखेगी, और पूरे वर्ल्ड की जो है वो एक सपोर्टर रहेगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लेकर आएंगे कि सारे कंट्रीज जो है वो यहाँ पे आके अपनी जो बातें हैं उनको शेयर कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिक्लेरेशन साइन होता है। स्टूडेंट, अभी तक बना नहीं है यूएन, यहाँ पे डिक्लेरेशन साइन होता है, ये इस तरीके से बातें करते हैं। उसके बाद 1943 दिसंबर में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, तेहरान कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा है। तेहरान कहाँ है, ये ईरान में पड़ता है। तो वहां पे कॉन्फ्रेंस होती है, और इसमें जो 3 पावर्स होती है, यानी 3 देश होते हैं उसके अंदर, जो आज की डेट में बहुत बड़े कंट्रीज हैं ये। तो जैसे यूएस है ना, और ब्रिटेन है, और सोवियत यूनियन जो आज की डेट का रशिया है। तो इन तीनों कंट्रीज के जो इनके जो लीडर्स होते हैं, तो जैसे यूएस के जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन एस रूजवेल्ट करके अभी हमने देखा था। और ब्रिटेन के जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम होता है विंस्टन चर्चिल। और जो सोवियत यूनियन के जो होते हैं उनका नाम होता है जोसेफ स्टालिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बात करते हैं कि भाई किस तरीके से जो है वो एक्सेस पावर से मतलब निपटा जाए, किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीजें चलती हैं। ये यहाँ पे बात करते हैं 1943 में। और यहीं पे जो है मतलब इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में ही। यहाँ पे क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है कि भाई हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे, और यहाँ पे क्या आता है, पूरी तरीके से मतलब एक घोषणा कर देते हैं कि हाँ अब बनेगी ये ऐसी बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से है। उसके बाद 1945 में क्या होता है, यही 3 कंट्री जो है, जो आपका यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन जो है, इनके जो तीनों लीडर्स हैं यहाँ पे याल्टा कॉन्फ्रेंस में आते हैं। याल्टा कहाँ पे पड़ता है स्टूडेंट, ये यूक्रेन में है, ठीक है। याल्टा जो है ये यूक्रेन में है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई डिसाइड कर देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनेगी, और वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन हो जाता है, मतलब घोषणा जो है इसकी एक तरीके से, यहाँ पे प्रोक्लेमेशन जो है वो 1943 में हो जाता है कि ऐसी बॉडी जो है वो बनने जा रही है। और 1945 में ये पूरा पूरा लगभग कंप्लीट ही हो जाता है, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 1945 में तो हम देखेंगे कि भाई ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे अप्रैल मई में क्या होता है, लंबा समय चलता है, इसके बीच में डिस्कशन चलता है कि भाई कैसे कैसे हम उस यूनाइटेड नेशन को बनाएंगे, कितनी एजेंसीज रखेंगे, कितनी इसकी
जो ऑर्गन्स होंगे, कितने इसके, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या इसके प्रिंसिपल्स होंगे, सारी चीजें यहाँ पे ये डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो लंबा समय कंप्लीट होता है 2 महीने के बाद, ये कहाँ पे होता है? सैन फ्रांसिस्को। ये आपको बताना है सैन फ्रांसिस्को कौन से कंट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1945 जून में क्या होता है। मतलब 26 जून को क्या होता है 1945 में, यहाँ पे साइन हो जाता है चार्टर। ठीक है, 50 कंट्रीज जो है इसमें साइन कर देते हैं कि हाँ भाई एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम आएगी। तो 50 देश जो है इसमें साइन कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जो एक कंट्री है जिसका नाम है पोलैंड, ठीक है, ये यहाँ पे साइन करता है 15 अक्टूबर को। ओके, तो 15 अक्टूबर को मतलब ये साइन करता है, इसलिए इसको मिला के फिर कितने हो जाएंगे? 51 कंट्रीज हो जाएंगे। एंड 1945 24 अक्टूबर, ये फाइनल डेट आपको ये जरूर याद रखनी है एमसीक्यू पर्पस से। 24 अक्टूबर 1945 में जो यूएन की बॉडी है ये फॉर्म में आ जाती है, फाउंड हो जाती है ये। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक तरीके से इसका यूएन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एवरी ईयर हम जो देखते हैं 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे ये होता है कि यूएन का जो फाउंडिंग दिवस है ना, उसके रूप में आप याद रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 1945 अक्टूबर 30, अब देखो यहाँ पे 24 को बना, उसके 6 दिन के बाद ही हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, यानी हम लोग भी साइन कर देते हैं कि भाई हम भी इसके मेंबर बनेंगे करके। ठीक है, अभी तक हम इसके परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं, काम जारी है, अभी तक चल रहा है, डिमांड हो रही है कि हम परमानेंट मेंबर बने, लेकिन अभी तक हम नॉन परमानेंट मेंबर में है इसके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, इसका टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट। देखो ये टाइमलाइन आपको बहुत जरूरी है इस चैप्टर के बारे में आपको पता लगाने के लिए, तो ये डेट्स वगैरह आप याद रख सकते हो और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द यूएन, यानी जो आपका यूएन बना उसको किस तरीके से आगे प्रोसेस किया गया, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसका इवैल्यूएशन हुआ, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट क्या थी? ये थी 1914 से लेकर और 1918 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बॉडी बनाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि भाई वॉर जो हुई है ना वो नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, ये 1918 के बाद बनी थी, मतलब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था ना उसके बाद यहाँ पे बनी थी। लेकिन होता क्या है, जो ये बॉडी होती है ना लीग ऑफ नेशन, ये वॉर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और फिर हम क्या देखेंगे कि 1939 के बाद, यानी 1939 से लेकर और 1945 तक जो है ये क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वही अलाइड और एक्सिस जो ग्रुप होते हैं उनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी लंबा चलता है और बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ पे मारे जाते हैं, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो और ज्यादा खतरनाक निकलता है। ठीक है, तो फिर क्या फायदा हुआ इस लीग ऑफ नेशन को बनाने का? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे लीडर्स हैं, कंट्रीज जो लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें जो है हमें और रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसमें हमें और चीजें और मिलानी पड़ेंगी, मतलब अभी कमी रह गई है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे क्या होता है, एक नई बॉडी को ये लोग अनाउंस करते हैं। लीग ऑफ नेशन का ही सक्सेसर है क्या? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बना था, लेकिन अगर ये काम कर पा रहा था अच्छे से तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो इतना बुरी तरीके से हुआ कि भाई पूरी दुनिया ही तहस नहस कर दी इसने। तो यहाँ पे क्या है, लीग ऑफ नेशन जो है ये फेलियर साबित होता है और इसी वजह से यहाँ पे इस बॉडी को लेके आना पड़ता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे अभी हमने इसके बारे में देखा कि भाई कैसे कैसे ये बनती है। 1943 में इसका डिक्लेरेशन साइन होता है ना, 1942 में इसके बारे में बात की जाती है, तीनों कंट्रीज के जो लीडर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये हम देखेंगे। देखो वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म होता है, जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब अटैक होते हैं ना, जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक होते हैं जिसका नाम होता है फैट मैन एंड लिटिल बॉय आई थिंक। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इतने खतरनाक होते हैं कि मतलब इसके बाद जो है जापान पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या 24 अक्टूबर में हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन हो जाता है यूनाइटेड नेशन का। अब ये जो पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है ये क्या है, 1942 के समय पे जब यूनाइटेड नेशन को बनाने की बात की जा रही थी, इसके डिक्लेरेशन के बारे में बात की जा रही थी कि हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ये कंट्रीज के फ्लैग दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे वो कंट्रीज हैं जो उस समय पे पावर में थे। ठीक है ना, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो कंट्री बहुत ज्यादा पावर में थे, बहुत डेवलप थे, उन्हीं कंट्रीज को यहाँ पे परमानेंट सीट मिलती है। और यहाँ पे क्या है, एक यूएस के अंदर कोई एक वॉर इंफॉर्मेशन है
ठीक है, तो उसने क्या किया था, इसका ये पोस्टर बनाया था। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है स्टूडेंट की जो भी अलाइड कंट्रीज थे ना, जिसमें आपका यूके है, यूएस है ना, आपका फ्रांस है, रशिया है, ये सारे जो कंट्री है, पहले तो यूएसएसआर बोला जाता था रशिया को, तब तक मतलब इन लोगों का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन ये सारे कंट्रीज जो है ये बहुत ज्यादा पावर में थे और ये दिखाते हैं कि इन्होंने ही मिलके जो है यूएन को बनाया है। वो तो है ही, वही वो तो बनाया ही है। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, यानी यूनाइटेड नेशन जो है वो किस सिस्टम से काम करेगा, कितनी बॉडी इसके अंदर होती हैं, कितने इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ये ब्लू बॉक्सेस दे रखे हैं ना आपको, ये इसके ऑर्गन्स है। सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा ही कि भाई किस तरीके से जो यूनाइटेड नेशन है ये 51 स्टेट्स यानी 51 कंट्रीज के साथ जो है ये साइन किया जाता है। टोटल मेंबर जो इसमें स्टार्टिंग में होते हैं ना 51 कंट्रीज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लीग ऑफ नेशन जो काम नहीं कर पा रहा था वो यूनाइटेड नेशन करता है। इसको बनाया ही इसलिए गया था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनको हटाया जा सके, जिसकी वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ऐसा वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, इसी वजह से इस बॉडी को बनाया गया था कि भाई अगर ऐसी कोई नौबत आती है या ऐसा कोई माहौल बनता है कि कंट्रीज कंट्रीज लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा बीच बचाव वाला होना चाहिए ना, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो आपको समझा सके, है ना, जो कुछ आपको एग्रीमेंट साइन करा सके, जो कुछ आपके बीच में जो समझौते वगैरह हैं वो करवा सके। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ये काम है यूनाइटेड नेशन करता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है। जैसा कि हमने देखा कि इसका मेन काम ही है कि स्टॉप करना है कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टेट्स के बीच में हो रहा है। लेकिन अगर वॉर हो भी गई है ना, किसी के साथ जो है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की रिसेंटली हमारा टॉपिक है, इनमें वॉर चल रही है, तो इनमें एक लिमिटेशन बनाई जा सके, एक लिमिट जो है उसको एक दायरा बना दिया जा सके कि भाई इससे ज्यादा जो है वो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है, मतलब अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। ठीक है, हॉस्टैलिटी की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, मतलब दुश्मनी की इतनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अभी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि रशिया यूक्रेन का सबसे लेटेस्ट जो है हम एग्जांपल दे सकते हैं। ये वॉर उस समय पे जो है बोली जा रही थी कि भाई अगर 4 महीने भी ये वॉर हो जाए ना, तो रशिया और यूक्रेन दोनों खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब 4 महीने का 2.5 साल हो गया इस चीज को। ठीक है, तो ये बर्बाद क्या है, रशिया अभी भी उसके ऊपर मतलब अटैक कर रहा है, यूक्रेन भी कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए क्या है, ये यहाँ पे बना हुआ है पावर में। ठीक है ना, तो ये भी झुक नहीं रहा है ना, झुकेगा नहीं करके। तो यहाँ पे, और ये रशिया जो है इसको झुकाना चाहता है। तो ऐसे करके यहाँ पे जो स्टूडेंट ये चीजें चल रही हैं। और यहाँ पे देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट के जो मेन कारण होते हैं वो होते हैं लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। या तो आपके देश में जो सोशली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी या तो किसी को आगे जाने की होड़ है कि भैया मैं दुनिया में सर्वोपरि हूँ, जैसे चाइना है। चाइना को क्या रहता है कि मैं वर्ल्ड में सबसे मतलब एक हेजमन पावर बन जाऊं, एक बिगेस्ट पावर बन जाऊं। ठीक है, तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजी करता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि कैसे उसको सोशली और इकोनॉमिकली डाउन किया जाए किसी और कंट्रीज को। तो ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो वॉर की स्थिति बन जाती है। तो ये लैकिंग होने की वजह से, कमी होने की वजह से मोस्टली जो वॉर्स हैं वो देखे गए हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है ये क्या करता है, कंट्रीज को साथ लाने का काम करता है, उनके बीच में जो भाई जो बीच बचाव है, जो रिलेशन है, उनको इम्प्रूव करने का काम करता है, और साथ में सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने का भी काम करता है जो कंट्रीज के बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो सीरिया है ना, आपके ये छोटे छोटे जो कंट्री है ना, युगांडा वगैरह जो ये कंट्रीज हैं, तो इनमें क्या है, बहुत सारे ये क्राइसिस चलते रहते हैं। यहाँ पे लोगों को मारा जाता है, कभी बॉम्बार्डिंग हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैक है, मतलब कमियां हैं यहाँ पे इस चीज की, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनकी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देती है अपने लोगों पे, अपनी इकोनॉमिकल चीजों पे। तो ऐसे करके यहाँ पे यूएन जो है फिर इनके लिए हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे 2011 तक ना 193 जो कंट्री है वो हो चुके थे इसके अंदर, यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो टोटल मेंबर स्टेट्स है ना, टोटल मेंबर कंट्रीज जो है वो कितने हैं, 193 है टोटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू पर्पज से ये पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले जैसे 2006 तक अगर हम देखें तो वहां पे 192 थे। फिर उसके बाद क्या होता है, 2011 तक अगर पूछा जाए तो 193 हो गए थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, कोई किसी के अंडर में नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारे जो कंट्री है उनकी खुद खुद की एक सॉवरेनिटी है, खुद वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो जनरल असेंबली होती है, ये मेन बॉडी होती है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि सारे जो ऑर्गन्स हैं आपको याद रखना है, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन के अंदर। तो यहाँ पे जो है इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है एंड जनरल असेंबली जो है, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। और यहीं पे जो वॉर है, पीस है, सारे कंट्रीज को मिलाने की जो बात है, ये सब इन्हीं दोनों में डिस्कस की जाती है। ओके स्टूडेंट, और ये जितने भी 193 कंट्रीज होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जनरल असेंबली में क्या होता है, इनके पास सबके पास एक एक वोट होता है, ठीक है। ये सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, तो ये सारे कंट्रीज के पास अपना एक अलग वोट सिस्टम होता है, मतलब एक 1 वोट फॉर 1 कंट्री ऐसे करके होता है, ठीक है। और जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल में जो कंट्री हैं, वो सारे क्या है, 5 परमानेंट मेंबर है। तो ये सारे क्या है, आपके यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, रशिया है, इनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। तो इनके पास क्या होती है, इनके पास होती है वीटो पावर। तो वीटो पावर में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि अगर कोई मैटर चल रहा है, तो उस पे क्या है, अपना डिसीजन बताना है। तो जैसे 4 देश हैं, वो क्या है, यस बोल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये काम ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर एक कंट्री है, वो नहीं है इनके साथ, मतलब उसको ये चीज नहीं पसंद आ रही है, और वो क्या कर रहा है, वो नो बोल रहा है, तो यहाँ पे वो अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल कर लेगा। और यहाँ पे जो इनके जो डिसीजंस है ना, वो फेल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इसने ना किया है, तो वो क्यों किया है, ये चीज जो है यहाँ पे अपनी वीटो पावर को यूज कर लेता है। तो ऐसे करके यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वीटो पावर अभी तक यूज की गई है यूएन के अंदर, वो की गई है अमेरिका के द्वारा। सेकंड जो है वो चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जैसे अभी अगर हम रिसेंटली एग्जांपल देखें, तो जो चाइना है उसने कोविड के समय पे इसको इस्तेमाल किया था। उस पे एक मतलब उसको ठहराया गया था कि कोविड के जिम्मेदार हो तुम, लेकिन यहाँ पे इसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही अपने आप को बचाने के लिए कंट्रीज जो है ये वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे मैटर उठा भी था कि वीटो पावर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल से खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन ये मुश्किल है, ठीक है। देखो क्या रिफॉर्म्स आते हैं, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो ये पावरफुल जो कंट्री होते हैं, इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि ये विनर होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं हम कि सेक्रेटरी जनरल जो होता है ना, ये सबसे मेन पर्सन होता है यूएन का, जिसको महासचिव बोला जाता है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो आज की डेट में कौन है सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट डे में, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। इन्होंने कब जो यूएन की गद्दी संभाली थी, ये संभाली थी 1 जनवरी 2017, और अभी तक ये है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पे जैसे ट्रैगवे ली है, टैंग हैमर्सजोल्ड है, यूथ हैंड है। तो आपको बस मोटा मोटा ऐसे याद रखना है कि भाई ये कहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्वे से बिलोंग करते थे, ये स्वीडन से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगर हो सके तो इनकी डेट्स वगैरह भी याद रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से याद रखना है, कोफी अन्नान, बान की मून एंड एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ये 3 लास्ट वाले आपको मतलब पता होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भाई एंटोनियो गुटेरेस से पहले कौन था, तो बताना है बान की मून, ठीक है। ये कहाँ के थे, साउथ कोरिया से। उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पे स्टूडेंट। तो इनके बारे में हम बात कर रहे थे, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में। तो इन्होंने जो गद्दी संभाली थी 1 जनवरी 2017 को इन्होंने अपना जो पोजीशन है ये ली थी। उससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे पोर्चुगल के, यानी पोर्चुगीज जो कंट्री है ना, पोर्चुगल पुर्तगाल जिसको बोलते हैं, तो वहां पे ये क्या रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1995 से लेके 2002 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये यूएनएचसीआर करके एक बॉडी है, एक एजेंसी है, इसके अंदर यूएन के अंदर जो क्या करती है, ये रेफ्यूजीज के लिए पॉलिसीज वगैरह लेकर आती है। इनकी एक कमीशन है, ठीक है। तो उसमें ये कमिश्नर रहे थे 2005 से लेकर 2015 तक भी रहे हैं ये। आगे हम देखेंगे कि यूएन की जो बॉडी है ना, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एंड एजेंसीज है। स्ट्रक्चर्स में आपको क्या याद रखने हैं, जितने भी इसके ऑर्गन्स है ना, जो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे सेक्रेटेरिएट है ना, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये सारे हमने देखे थे। ये सारे इसके स्ट्रक्चर्स हैं। और एजेंसीज में क्या आ जाएंगे, जैसे WHO है ना, IMF है, आपका वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, आपका ILO है, ठीक है, आपका
ये सारे यूएनडीपी है, यूएनएचआरसी है, ये सारे आपको याद रखने हैं। ये इसकी एजेंसीज हैं, इसके अंडर में ही ये आती हैं, ये एक-एक चीज पे काम करती हैं पर्टिकुलर। तो इसके बारे में हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो, जो सबसे मेन जो बॉडी है ये क्या है, जनरल असेंबली है एंड सिक्योरिटी काउंसिल है, जो वॉर एंड पीस को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब वॉर नहीं होने देते हैं, पीस को कायम करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या है, ये सोशली एंड इकोनॉमिकल इश्यूज को भी लुक आफ्टर करते हैं स्टूडेंट, और इसके अंदर जो एजेंसीज आती हैं इन इश्यूज को देखने के लिए, वो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या देखती है कि भाई कोई बीमारी ना फैले, लोग कहीं पे परेशान है किसी भी प्रॉब्लम से, है ना, कोई महामारी से, या कहीं पे कोई कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह फैल रहा है, या कोई कंट्री जो है बहुत ज्यादा पिछड़ा है मेडिकल केयर में, तो उन सब चीजों को ये देखता है। कौन सी दवाई मार्केट में आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, कौन सा ड्रग्स जो है वो बेकार है, ऐसे करके ये सारी चीजें देखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, यूएनडीपी बोला जाता है इसको। ये एनवायरमेंटल चीजों पे ध्यान देता है, जितने भी डेवलपमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उन पे ध्यान देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं, जैसे एचटीआई की रिपोर्ट्स वगैरह है, ये सब इसके अंडर में आती हैं। तो उस नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो मानव अधिकार होते हैं उनके लिए एक बॉडी बनाई गई है कि कोई भी जो पर्सन है उसका जो अधिकार है उसका खनन नहीं होना चाहिए, उसका और उसको मतलब कोई दबा ना सके, ऐसे करके मतलब यहाँ पे बनाए गए हैं लोगों के राइट्स के लिए। अब ये तो भाई यही जाने कि कितना जो इम्प्लीमेंट करते हैं ये पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो बॉडी हम देखेंगे यहाँ पे, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, जो अभी जिसके बारे में हमने देखा था कि एंटोनियो गुटेरेस रहे थे उसके कमिश्नर। तो यहाँ पे ये बॉडी है, इसकी फुल फॉर्म्स आप जरूर याद रखना, ये एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। समटाइम्स क्या होता है बच्चों को ये याद नहीं रहता, तो पता नहीं रहता कि भाई इसके बारे में क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम यूनिसेफ। ये क्या करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे ये फंड प्रोवाइड करता है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए, है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फंड प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे यूनेस्को, है ना। तो यूनेस्को क्या करता है, ये यहाँ पे जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो आपके कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको देखता है कि भाई वर्ल्ड में क्या क्या चीजें जो कल्चरली बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गई हैं, उसके बारे में लेके आना चाहिए, उनके बारे में मार्किंग करनी चाहिए, तो यहाँ पे इसको कंसिडर करता है। जैसे अब अगर हम डालें एग्जाम्पल में, तो जैसे हमारी जो हम्पी है, जो कर्नाटक के अंदर जो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी ना हम्पी, तो उसको यूनेस्को की जो साइट है उसमें रजिस्टर्ड किया गया है 1986 में। तो क्यों किया गया है भाई, वो एक ऐसी धरोहर है इसके बारे में वर्ल्ड को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट, हमने ये पूरा इसका इवैल्यूएशन देख लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट सोर्स है, आपको कहीं पे भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से रीड करो, एक तरीके से समझो क्या बोल रहा है, उसी में से आपको जो है आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको चीजें मिल जाएंगी लिखने के लिए कि आप कैसे लिख सकते हो आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे, यूएन के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रखो। बाय बाय स्टूडेंट्स।